अब हम जनाब बड़े पुरस्कून तरीके से 7वीं जमात में पढ़ रहे थे तो दो अजीब वाकया। एक तो वाकया ये हुआ कि मादरे मिल्लत का इलेक्शन और मादरे मिल्लत और अयूब खान के दरमियान जो है ना वो लड़ाई छिड़ गई। और दूसरा जो है ना वो ये हुआ कि हमारे गांव में भी इलेक्शन आ गया। जब हमारे गांव में इलेक्शन आ गया तो मैंने आपको पहले भी बताया कि गांव में असल मुकाबला होता था दो मास्टर के दरमियान। तो अब जो दो मास्टर थे, अफजल खोती बिरादरी से थे, मास्टर मेहदी कसमोर बिरादरी से, और इधर दो मास्टर थे सूफी खुशी मोहम्मद कानी को, और उनके साथ एक मास्टर नैत लोहार थे। तो ये दो दो मुकाबला मास्टरों का जब पड़ा तो माहौल ये नजर आ था कि मास्टर मेहदी का ग्रुप हैवी है। तो मास्टर मेहदी का हैवी ग्रुप था, तो उसके हैवी होने की वजह हमारा ख़ानदान था कि हम जो फपरा बिरादरी थे शुरू में हम वो कनगो बिरादरी को सपोर्ट करते थे। लेकिन हुआ ये कि वो मेरी वजह से कि इधर मैंने दाखिला ले लिया और मास्टर मेहदी से तल्लुक़ कायम हो गया, तो हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ चली गई। दूसरा जो हमारे नाना थे सूबेदार जहान खान, वो भी उधर उस ग्रुप में थे। तो हमारी नानी साहबा को भी हुक्म दिया था कि आप उन्हें सपोर्ट करें। तो ये बड़े मतलब इन्होंने जो है ना माहौल अजीब व गरीब हो गया कि भाई सख्त टेंशन हो गई वहाँ। जब सख्त टेंशन हो गई तो ये सूफी खुशी मोहम्मद को बड़ा गुस्सा था कि ये हमारे गांव में ये हालात मेहदी खान की वजह से हुए हैं, और मेहदी खान की वजह बनी है कि वो आशिक शाह जो हेड मास्टर है कि ना वो पिंडी सैदपुर में होता, ना मेहदी खान मुकाबले हमारे आते। तो दूसरा ये है कि ना ये लड़का जो फपरों का ये मास्टर मेहदी के कब्ज़े में आता तो हमें गाँव में कमज़ोर ना होते। तो वो उन्होंने आशिक शाह को सबक सिखाने के लिए एक साजिश तैयार की। वो साजिश ये तैयार की कि उन्होंने, अच्छा नहीं लगता मैं नाम लूँ कि आखिर उनके आज बच्चे हैं और वो उन पर हरफ आएगा। हमारे गांव के उस वक्त वो लड़का ही था, आज तो उसकी पोते दोते हैं, दुनिया से वो चला गया। उसको उन्होंने पट्टी पढ़ाई कि आप शाह जी पे इल्ज़ाम लगाओ कि मेरे साथ उन्होंने बदफेली की। था ये झूठ। अब उन्होंने बड़ी पूरी तैयारी की, ऊपर से इंक्वायरी अफसर आ गए। चौधरी अब्दुल गफूर थे जेलम के दरियाला के जो हाई स्कूल के मास्टर रहे हैं, ये उस वक्त जो थे ना ये असिस्टेंट एजुकेशन अफसर थे, तो बड़े तकड़े आदमी थे। ये इंक्वायरी अफसर मुकर्रर हुए, पूरे गांव इलाके के लोगों ने सफाई दी एडमास साहब की। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी ये तो गांव के बाहर के लोग हैं ना, तो ये कोई बच्चा जो हो ना वो गवाही दे कि असल वाक़या क्या है। तो मैंने कहा कि जी बात यह है कि जब हम छुट्टी हमें होती थी ना तो हम पैदल जा रहे होते थे गांव में, तो या मेरे पास साइकिल था रेले का, तो मैं भी साथ के लिए ये करता था कि बच्चों के साथ ना हाथ में पकड़ के ना तो चल पड़ता था, या लड़कों को दे देना तू जा सीख ले तो मैं साथ चलूँगा वो साथ के लिए। तो मैंने कहा ये जो है ना आदमी जिस जो मुदई बनाया गया ये मास्टर खुशी मोहम्मद इसको अलग कर लेते थे। तो अब 2-3 दिन के बाद ये बात बना गया कि इसकी तरफ से दरख्वास्त आ गई है, ये इन्होंने पट्टी पढ़ाई है। और जिस दिन का ये वाक़या बयान कर रहे हैं ना कि उस दिन तो मुझे अच्छी तरह पता है कि ये लड़का जो है ना ये शाहजी के कमरे में गया ही नहीं स्कूल में दोपहर के टाइम। तीसरी बात थी कि एक राजा अनार खान थे अपना ठिल के, तो उनका लड़का अपना बेटा बड़ा खूबसूरत था, तुम्हारे साथ पढ़ता था, तो उन्होंने अपने बच्चे को पेश किया। उन्होंने कहा ये बच्चा देखो मेरा, और ये देखो जो मुदई बना हुआ है इसकी शक्ल देखो हबशी की तरह का है, और ये मेरा बेटा देखो जैसे गुलमान होते हैं, इसके साथ तो बदफेली की नहीं है मास्टर ने, तो इसके साथ करनी है बदशकले के साथ। और दूसरा वो मेरी शहादत और उनकी आदत थे, वो उनकी वो कार्रवाई झूठी साबित हुई, वो दाखिल दफ्तर हो गई। उनको अब मुझ पर बड़ा गुस्सा था। हालांकि वो जो गाँव से गवाह लाए थे, मेरा चचा ताज मोहम्मद जो बेचारा बाद में मुसीबत का शिकार हुआ मेरी वजह से, वो उनके साथ था, उसको उन्होंने अहमियत नहीं दी, उन्होंने मेरी को भी उनका इसने हमें शिकस्त दी है। ये उनको बड़ा गुस्सा था। उधर गांव में जो पार्टी बाजी बन गई कि हम उस ग्रुप में चले गए, वोट हमने उधर देने थे। तो इसी माहौल में ये हुआ कि अपना 9 सितंबर 1964 को 2 महीने की छुट्टियों के बाद पहले दिन स्कूल खुला। छुट्टियाँ इससे पहले ना हर साल छुट्टियाँ होती थी मौसमी फसलों के मौके पर। बैसाख के महीने में 1 महीने की छुट्टी होती थी, एक कत्ते के मौसम में जब ये फसलें खरीफ उठाते हैं ना हम बाजरा वगैरह के, उस वक्त 1 महीने की छुट्टी होती थी। लेकिन इस वक्त उन्होंने क्या गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि 2 महीने छुट्टी हुआ करेगी गर्मियों में।
तो ये पहली गर्मियों की छुट्टियां, मनहूस छुट्टियां आई कि जो ही स्कूल खुला 9 सितंबर को, तो हमारे गांव में लड़ाई हो गई। वो बेचारा मास्टर मैदी जो था वो स्कूल में पढ़ा रहा था जिसको ये वाक़या पेश आया, और खुशी मोहम्मद खुद शकरपुर में पढ़ा रहा था। तो जब हमारे गांव में लड़ाई हुई, हमलावर भी तो वो दूसरा ग्रुप था, लेकिन हुआ ये कि बदकिस्मती से उनके 2 बंदे मर गए और 2 बंदे जो है उनके जख्मी हो गए। और जो बंदे दूसरी ग्रुप से थे लड़ाई में के, वो पार्टी थे दारापुर की। तो उनमें हमारे गांव की एक बड़ी आम शख्सियत थी खुदा बख्श समोर। तो उसने क्या किया, बड़ी अक्लमंदी से अपने भांजे भूंजे जो उसके साथ थे, फौरी तौर पर न वो मिल के राजा मुदब्बर के साथ, शानों के साथ, और इनको अपना उस पार्टी के साथ मिल के कहा यार गलती से हमारे बंदे जो है वो इन्वॉल्व हो गए हैं, तो आप इनको माफ़ी दें। तो उन्होंने कहा खानापुरी के लिए क्या करें। तो उन्होंने कहा कि बड़ा मौका आया, बंदे तो वैसे मारे मर गए हैं, जो बंदे जो है ना हमारे ग्रुप को छोड़कर उधर गए हैं ना, तो उनको बीच में डालें। तो इसमें उनको सब ज़्यादा गुस्सा जो था ना, वो था तारड़ बिरादरी पर और हमारी फपरा बिरादरी पर। तो तारड़ बिरादरी का एक बंदा उसमें इन्वॉल्व भी था, जान खान, लेकिन उसके 2 भाई जमान, वो जो बाबा जमान वह भी बताया मैंने आपको, वो और उसका भाई सोंदा खान बेगुनाह थे। तो मेरे वालिद साहब, तो हमारा डेरा ही 3 किलोमीटर दूर है गांव से, वहाँ वो माल मवेशी भेड़ बकरियाँ उस काम मजूर थे। चचा मेरे जो थे ना, वो गांव में जो अपना सुल्तान महमूद नाम था बाबे का, और उसको बोलते थे पोला खान। तो वो पोला खान मिस्त्री था, उससे हल जो है ना वो ठुकवाने के लिए गए। तो गर्मियाँ थी तो वो उनके वो काम करते रहे, वो उनके डेरे पे उनके दुकान पे सो गए। तो उनको तो उन्होंने जगाया कि यार गांव में तो लड़ाई हो गई और बंदे मर गए। इस हद तक हम बेगुनाह थे, लेकिन वो नहीं, हमें पता नहीं था, हमारे इल्म में नहीं थी बात, मशवरा नहीं था, कोई हमारी उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। हमारा तो उनकी ज़मीनें साझी थी कि किसी ज़माने में हमारे बुज़ुर्गों में से ने किसी अपनी बेटी को गिफ्ट की थी और वो बेटी उधर शादीशुदा थी। आज वो मौके पर ज़मीन हमारे कुएँ का हिस्सा है, लेकिन उनके यहाँ चली गई। हमने कभी उनसे कोई नाराज़गी नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि उससे पहले हम उनका ग्रुप थे। लेकिन उन्होंने जनाब क्या किया कि जी हमें पैगाम भिजवाया। हम भाई हमें तो पता ही नहीं था कि वो हमें पर्चे में देंगे। तो उन्होंने हमें पैगाम भिजवाया कि हाँ भाई फैसला करो कि आपने वापस आना है ग्रुप में या उधर रहना है। तो मैं चूँकि बहुत करीब हो चुका था मास्टर मैदी के इस वाक़े के बाद भी मासा वाला वाक़, तो मैं बच्चा था, मुझे इसके कॉन्सिक्वेंसेस का ही नहीं पता था कि मेरे बाप पर 302 लग गई तो उसके नतीजे क्यों होंगे। अल्लाह माफ़ करे, मैं कर रहा था बड़ा अच्छा कि अगर ये मेरे वालिद साहब को पर्चे में डाले, हम पक्की पार्टी जो है ना मास्टर मैदी की बन जाए। यानी ये अंदाज़ा लगाएं कि ये मैंने अपने लिए खुद बदुआ की। तो ये मुजफ्फर खान का मैं शायद आपने उस दिन एंड किया था कि वो राजा मुजफ्फर खान जो थे वो चकशादी वाले, तो उन्होंने वो जहाना बोड़ी वाला यानी जहान खान खोती जो हमारे पपरा बिरादरी चकशादी का और दीवानपुर का रिश्तेदार था, उसके अलावा हमारा जो कज़न जहान खान जो उसका बेटा आजकल मिर्ज़ा बज़र एडवोकेट बार स्टेशन पिंड दादन खान का जनरल सेक्रेटरी, बहुत मारूफ अब वकील है। तो ये हमारे रिश्तेदार वहाँ सेटल हो चुके थे, तो उनके साथ बहुत अच्छे तल्लुक़ थे इनके, और हमारा भी मुजफ्फर खान के साथ अच्छा तल्लुक़ था। बल्कि मेरे जो चचा थे ताज मोहम्मद, उनके साथ मुजफ्फर खान की बड़ी दोस्ती थी। दोस्ती की वजह ये थी कि उनके पास एक जाना नाम का पौली बिरादरी का बंदा था जो उनका मुख्तार आम था। जाना जो है उसकी रिश्तेदारी भी पिंडी कुकड़ में थी, और मेरे जो चचा थे भी पिंडी कुकड़ अपनी फूफो के पास इन्होंने परवरिश पाई थी, तो इनकी आपस में दोस्ती थी, तो वो इनका आना जाना चकशादी था। और ये जो जालप राजगान है ना, ये सारे शिकार के बड़े शौकीन थे। तो ये जब शिकार वगैरह के लिए जाते थे तो हमारे डेरे जंगल के साथ थे, तो ये वहाँ और तो कोई इंतजाम नहीं होता था, पानी भी वहीं से पीते थे, लस्सी वहीं से पीते थे, दोपहर का खाना भी वहीं से खाते थे, और हम शौक के साथ इनके साथ भी जाते थे, और जो ना शिकार भी उठाते, सारा कुछ तो मुतल्लिक था बड़ा। तो मुजफ्फर खान को ये मान था कि मैं जब इनको कहूँगा फपरा बिरादरी को तो ये वापस लौट आएंगे, क्योंकि हम उसको चाचा बुलाते थे और वो वाले साहब को भाईजान कहता था। तो मुजफ्फर खान रात की तारीकी में आया, तो इन्होंने आकर कहा कि भाई राजा खान
बात दो लफ्जी है, एक तरफ 302 और एक तरफ पार्टी की तब्दीली। तो वालिद साहब ने कहा कि देख मुजफ्फर खान, तू भाई था, वैसे कहता तो मैं शायद आपके कहने पर मैं बदल लेता पार्टी। बदलनी भी क्या थी, पहली पार्टी मेरी थी ये। लेकिन अब एक तो मैं सफदर खान के साथ जो अपनी पग तकीम तब्दील कर चुका हूँ, अब तो वो मेरा सियासी दोस्त नहीं है ना लीडर है, मेरा भाई है, पग बट भाई है। तो मैं वो जब तक मुझे ना छोड़े मैं उसको छोड़ूं तो ये मेरे लिए बड़ी जो है ना मिलने वाली बात होगी, मेरे औलाद के लिए भी कल ताना बनेगा। दूसरी बात यार, ये तो मुजफ्फर खान कोई बात ना हुई ना कि मैं मौत देख के दड़ा छोड़ दूं। दड़ा मेरा ईमान है, जो मेरी किस्मत में लिखा है आप करें, मैं जो है ना मैं पार्टी नहीं बदलूंगा। तो इस पे वो उनको इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि फिर वो उस वक्त बहुत अरूज था जलालपुर शादात पे, जो अपना थे ये सैयद असनाद शाह, ये उस वक्त डिप्टी कमिश्नर कालपुर सियालकोट थे। तो वो उन्होंने तो थंदार उनकी मर्जी को लगता था। वो म्याणी बेरे का था, पीर बख्श अराई बिरादरी का, वो SHO जलालपुर शरीफ था। उसको सब इंस्पेक्टर जो होते थे ना दूर फल वाले, वो SHO होते थे और बड़े तकड़े SHO होते थे, बड़ी तड़ी होती थी, पुलिस का बड़ा रोब होता था, आज भी है। लेकिन उस वक्त की पुलिस इतनी बेदीद नहीं होती थी। 300 देव का केस अक्सर वो मेरिट पर करते थे, लेकिन वहाँ मेरिट नहीं देखा उसने, क्योंकि उनको शानों ने उसको लगवाया था। वो वैसे हालांकि मुजफ्फर सफदर खान के साथ और पीने के साथ अच्छे तल्लुक थे, लेकिन असल बंदा था वो शानों का। तो मुजफ्फर खान ने और शानों ने कहा कि किसी को भी छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, लेकिन नहीं छोड़ना तो इन फफरात बिरादरी के 2 बंदों को नहीं छोड़। तो मेरे वालिद साहब और चचा को बेगुनाह पर्चे में नहीं सिर्फ नहीं डाला, बल्कि कहा गया कि इनके हाथ में कुल्हाड़ी थी, तो इन्होंने एक मकतूल नूर मोहम्मद को मारी है और उस कुल्हाड़ी से इसकी मौत वाक़ हो गई है। वो तो खुशकिस्मती थी कि जब मेडिकल रिपोर्ट आई तो उसमें लिखा था कि ये मौत जो है ना ये सोटे के साथ हुई है, लाठी के साथ हुई है। वो बांस की लाठी होती थी, आगे उसके ऊपर शाम चढ़ी होती थी, तो उस लाठी से इसकी मौत वाक़ हुई है। तो वो फिर लाठी जी अब्दुर्रहमान साई था उसके हाथ में थी, तो वो फांसी लग गया, वगैरह मेरे वालिद साहब ने फांसी लगना था। बाद में वो सेशन जज के साथ मेरा वो, जब मैं गुजरात की ज़िंदगी में जाऊँगा तो आपको वाक़या बताऊँगा कि वो सेशन जज से मेरा तारुफ हुआ। तो मैंने उससे पूछा वाक़या, तो उसने कहा कि यार ये मुझ पर जोर देते थे असनाद शाह और मुजफ्फर खान के, आप इसको फांसी दें राजा खान को, इन्होंने बगावत की है। तो मैंने उन्हें कहा यार मेडिकल रिपोर्ट जो है ना वो उस पर ये बरी हो जाएगा, आगे जाकर केस ख़त्म हो जाएगा, केस ख़राब हो जाएगा। इसकी आज से उसकी मौत नहीं हुई, मौत सोटे से हुई है, तो फिर सोटा जो अब्दुर्रहमान के हाथ में तो उसको सजा हो गई और वो फांसी लग गया और वालिद साहब को उम्र कैद हुई। और अजीब व गरीब उन्होंने फैसला किया कि उन्होंने सज़ा सुनाई 45 साल कैद, यके बाद दिगरे कि पहले सज़ा पूरी होगी फिर दूसरी शुरू की, फिर तीसरी थी, तो 45 साल उनको सज़ा हो गई, चचा को भी उनको भी, और जो उनके साथ बंदे भी थे उनको भी, और वो जेल में चले गए। तो इस माहौल में भी मैं था, तो अभी 7वीं में पढ़ता था, तो इतनी बड़ी उस्ताद पड़ी कि पहाड़ गिर पड़ा हम पर। तो वह हुआ क्या कि हमारे पास तो वो सफेद पोश लोग थे, स्वाय ज़मीन के कोई सोर्स नहीं था आमदन का या माल बशी के। तो हुआ ये कि जब वालिद साहब जेल में चले गए तो हमने अपनी सारी ज़मीन जो थी ना वो फ़रोख्त की। तो बचत हमें ये हुई कि चूँकि वो जेल में थे तो वो इंतकाल नहीं करवा सकते थे, हमने ज़बानी फ़रोख्त की कि जब वालिद साहब आएंगे तो आप लोगों के नाम लगवा देंगे। तो फिर वो बहुत सस्ती ज़मीन थी उस वक्त, टोटल मतलब है आप हैरान होंगे कि उस वक्त 500 रुपये में बिगा, यानी 1000 रुपये में एकड़ ज़मीन कीमत थी। अब वो हमारे गांव की वो ज़मीन जो हमने 1000 रुपये एकड़ बेची थी, इस वक्त उसको 25-30 लाख एकड़ में भी कोई नहीं बंदा बेचता। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि उस ज़माने में 25-30 लाख रुपया एकड़ में हमने ज़मीन, आज के 25-30 लाख में एकड़ में ज़मीन बेच के तो वो मुकदमा लड़ा और वो केस वाले साहब जेल में चले गए।